अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंजुम शफीक, योर बायोलॉजी टीचर फॉर ग्रेड 10। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोडायलिसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, हीम का मतलब है ब्लड और डायलिसिस का मतलब है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। हमने जैसे कि प्रीवियसली भी इस बात को डिस्कस किया डिटेल के साथ कि डायलिसिस का मतलब ये है कि हमारे खून में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है और जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा तरीक़ाकार है कि जब रीनल फेलियर को हम ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड था उसमें हमने पेरिटोनियल डायलिसिस के हवाले से कुछ बातें की थी कि पेरिटोनियल कैविटी है एक हमारे एब्डोमेन के अंदर, और ये इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड को जब हम एंटर करते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल देता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये उस वक्त हमें सपोर्ट करता है जब किडनी कुछ बेहतर फंक्शन परफॉर्म कर रही हो, यानी कि उसका कुछ ना कुछ फंक्शन खुद से भी चल रहा हो, तो हम एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर उसको मैनेज करने के लिए कि जब तक किडनी सही तरह से दोबारा काम करना नहीं शुरू कर देती तब तक हम उसको एज अ सपोर्ट मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है दैट कुड बी परफॉर्म्ड डेली एंड अ वीक, पूरे हफ्ते में आप 7 डेज अ वीक एक दफ़ा दिन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अबाउट द हीमोडायलिसिस, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हीम जहाँ पर भी वर्ड आया इसका मतलब है ब्लड, क्योंकि हीम वर्ड डिराइव किया गया है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन इट इज़ एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन कहाँ पर होती है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एज यू नो इट इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि आरबीसीज हमारे पूरी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ को और सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। सो हीम का वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं डायलिसिस की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। हीमोडायलिसिस की ज़रूरत उस वक्त पड़ेगी जब किडनीज कुछ ज़्यादा ख़राब होने की तरफ होंगी। ऐसी सिचुएशन में एक आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम डायलाइज़र कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला स्टूडेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल पे ही हो सकता है अंडर द ट्रेंड स्टाफ, वही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि पेरिटोनियल डायलिसिस घर पे परफॉर्म हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हीमोडायलिसिस करने से पहले कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिस ऑर्गन से आमतौर पर हमारे बाजू से यानी कि फोर आर्म के अंदर एक फिस्चुला क्रिएट किया जाता है, और इस फिस्चुला के ज़रिए दो ब्लड वेसल्स को यानी आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसको फिर अलाउ किया जाता है ताकि उनके आपस में कनेक्शन बन सके। और समटाइम्स इट मे टेक्स 3 months एंड समटाइम्स वो थोड़ा सा इससे पहले भी बन सकता है, लेकिन एक एवरेज जो टाइम है उनका आपस में कनेक्शन बनने का फिस्चुला का दैट इज़ अबाउट 3 months। तो 3 महीने तक फिर पेशेंट को जस्ट सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे रखा जाता है, हम हीमोडायलिसिस उसका परफॉर्म नहीं करवाया जाता। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स फिर क्या किया जाता है? आफ्टर 3 months चेक किया जाता है कि उनके दरमियान जो आर्टरी और वेन जो आपस में लाइगेट की थी, क्या वो उनका कनेक्शन आपस में बन चुका। उसके बाद फिर परफॉर्म किया जाता है हीमोडायलिसिस। नो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हीमोडायलिसिस किस तरह से करना है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें दैट इज़ डायलाइज़र। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और माय डियर स्टूडेंट्स ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, दैट इज़ डायलाइज़र। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है डायलाइज़र यानी इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू परफॉर्म डायलिसिस, और इसका दूसरा नाम आर्टिफिशियल किडनी है। ये सपोर्ट करता है पेशेंट को जब तक कि उसको डोनर ना मिल जाए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि डायलाइज़र का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुआ। सो डायलाइज़र इट इज़ अ वेसल, और इसके अंदर हैं लॉन्ग ट्यूब्स। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे अहम बात है कि यहाँ पर जो इनकी ये ट्यूब्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन याद आया आपको, आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था। इट इज़ अ मेम्ब्रेन विच अलाउज सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू inside the membrane and selective to
पास आउटसाइड द मेम्ब्रेन। और इससे क्या होता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को और ख़ुसूसन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों इस्तेमाल की जा रही है? ज़रा आप सोचें, ज़रा आप ये सोच रहे होंगे कि इसका यहाँ पर क्या रोल है। ये तो आर्टिफिशियल किडनी है, तो आर्टिफिशियल किडनी में किस तरह से सेल मेम्ब्रेन काम करेगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल की गई इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफ्यूजन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड पेशेंट से इस मशीन के अंदर आएगा वहाँ पर डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये मूव कर डायलिसिस फ्लूइड में जाएगा। वो आगे चलकर आपको प्रोसीजर डिटेल से समझाता हूँ। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो एंड्स होते हैं। एक एंड पे फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड को ऐड किया जाता है और दूसरे एंड से जो यूज़ हो चुका है, जो जिसने सर्कुलेट कर ली है अपनी पूरी सर्कुलेशन, उसको दूसरे एंड से रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि उसके अंदर डिफ्यूजन होकर और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट शामिल हो चुका है, वो दूसरे एंड से रिमूव होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अब इसमें और कौन से पार्ट्स होंगे। यहाँ पर दो लाइंस इस्तेमाल की जा रही हैं। एक लाइन अटैच की जाती है टू द आर्टरी और दूसरी लाइन अटैच की जाती है टू द वेन ऑफ द सेम आर्म, यानी फोर आर्म के ऊपर आप देख सकते हैं एक साइड पर अटैच किया जाता है टू द आर्टरी और दूसरी साइड पर वेन के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो आर्टरी के साथ कैथेटर लगाई है, यहाँ से ब्लड जाएगा टुवर्ड्स द डायलाइजर, यानी कि यहाँ से ब्लड मूव कर कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द डायलाइजर। अब ब्लड जो यहाँ से जाएगा उसको एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करवाने के लिए वहाँ पर एक पंप लगा होता है। वो पंप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ब्लड को सक करता रहता है और भेजता रहता है टुवर्ड्स द डायलाइजर। और दूसरे एंड के ऊपर जब उसकी फिल्ट्रेशन हो चुकी होगी, उसकी क्लीनिंग हो चुकी होगी, तो वहाँ से दूसरी कैथेटर के ज़रिए, दूसरी लाइन के ज़रिए उसी ब्लड को साफ़ करने के बाद वहाँ से वापस वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस होगा कैसे। सो व्हेन द पेशेंट इज़ स्टार्टेड विद दिस ट्रीटमेंट, तो आर्टरी के साथ कनेक्ट किया, वहाँ से जो ब्लड का जो पंप है वो उसको ब्लड को सक करेगा और अल्टीमेटली वो उसको डिराइव करेगा टुवर्ड्स द डायलाइजर। डायलाइजर के अंदर लगी हुई हैं लेंथी ट्यूब्स, लंबी लंबी ट्यूब्स लगी हुई हैं और उनकी वॉल्स किससे बनी हुई हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। और उसके इर्द गिर्द मौजूद है द फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये ट्यूब्स के ऊपर जो लगी हुई हैं, दे आर डिप्ड इन द फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड है, इसकी ऑस्मोलैरिटी लगभग उतनी ही रखी जाती है जितनी कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ब्लड की होती है, ताकि उसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस ना आ सके। क्योंकि अगर ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस आ गया तो माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप जो डायलिसिस फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं वो हाइपरटोनिक हुआ, तो फिर आपको पता है कि हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या सिचुएशन हो सकती है। उसमें वाटर लॉस हो सकता है, उसमें जो है वो वाटर जब सेल्स में से निकलता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप पढ़ चुके हैं। अगर डायलिसिस फ्लूइड हाइपोटोनिक हुआ, सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये भी सिचुएशन ख़राब हो सकती है कि वो जो वाटर है और जो सॉल्वेंट है वो निकल कर ट्यूब्स में आना शुरू हो जाएगा, वो ब्लड में शामिल होना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न माय डियर स्टूडेंट्स, जो डायलिसिस फ्लूइड है, यानी जो फ्रेश फ्लूइड है, उसकी ऑस्मोलैरिटी, उसकी टॉनिसिटी, इट इज़ मेंटेन्ड एट इक्वल कंसंट्रेशन, यानी कि जो ब्लड की टॉनिसिटी है और इस फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड की जो टॉनिसिटी है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि आप समझ गए होंगे, दे मस्ट बी आइसोटोनिक टू ईच अदर। आइसोटोनिक होंगे तो तभी उन्हीं के अंदर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस आराम से चल सकेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड इज़ मूविंग टुवर्ड्स द डायलाइजर, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। यहाँ पर जैसे डायलाइजर में पहुँचा तो इट स्टार्ट्स मूविंग इनटू द ट्यूब्स, वो ट्यूब्स में मूव करना शुरू कर देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये ट्यूब्स में मूव कर रहा होता है, चूँकि ट्यूब्स की जो वॉल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ से इस ब्लड के अंदर मौजूद जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट या जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसनट्रेशन इन द फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड मूव करना शुरू कर देगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन आपको याद है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विच टेक्स प्लेस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन।
और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद है कि ये डिफ्यूजन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके अपोजिट कौन सी ट्रांसपोर्ट थी? दैट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बिल्कुल इसके उलट होती है, वो मूवमेंट होती है टूवर्ड्स फ्रॉम लो एरिया कंसंट्रेशन टू हाई एरिया कंसंट्रेशन, और माय डियर स्टूडेंट्स उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि डायलाइज़र के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, जो नाइट्रोजनस मटेरियल है या नाइट्रोजनस वेस्ट है या जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो किस प्रोसेस के ज़रिए उन ट्यूब्स में से पास करके और फ्रेश फ्लूइड के अंदर ऐड हो रहा होगा या उसमें जा रहा होगा, ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज द सिंपल डिफ्यूजन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये ट्यूब्स में पास करता चला जा रहा होगा, नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, तो उस दौरान जिसकी मूवमेंट के दौरान जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और दूसरा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डिफ्यूज़ कर करके और वो डायलिसिस फ्लूइड में ऐड होता चला जाएगा, और उसी डायलिसिस फ्लूइड को जिसके अंदर ये क्लीनिंग हो चुकी है उसको दूसरे एंड से वहाँ से रिमूव भी किया जा रहा होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर क्लीनिंग जो बिल्कुल लास्ट ट्यूब्स होंगी वहाँ पर काफ़ी हद तक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो चुका होगा। अब वहाँ से जो क्लीन्ड ब्लड है माय डियर स्टूडेंट्स उसको रिटर्न किया जाएगा फ्रॉम द वेन। तो ये 2 पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं। पहली चीज़ कि डायलाइज़र के अंदर ब्लड किस ब्लड वेसल से किया, दैट इज थ्रू एन आर्टरी, और वहाँ से वापस ब्लड में एंटर कैसे किया गया? थ्रू द वेन, यानी डायलाइज़र टू बॉडी वेन के जरिए और बॉडी टू डायलाइज़र बाय एन आर्टरी। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा आर्टरी जो है दैट इज़ अ ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो वेन होती है दैट इज़ द ब्लड वेसल विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो दे विल लीड टुवर्ड्स द हार्ट, वहाँ पर हार्ट में जाएंगी, हार्ट के अंदर वहाँ से फिर वो लंग्स में जाएंगी, लंग्स के अंदर उनकी ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर वो दोबारा रिटर्न किया जाएगा टुवर्ड्स द हार्ट, और फिर हार्ट उसको दोबारा से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड हालत में लौटा देता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कंपैरिजन बताता चलूँ, एक इंटरेस्टिंग नोट आपको बताता चलूँ कि पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में क्या फ़र्क होगा। पेरिटोनियल डायलिसिस में किसके थ्रू डायलिसिस किया जा रहा है? एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग से, यानी कि पेरिटोनियम से, जो कि एक फैट्स की बनी हुई लेयर है जिसके साथ जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं वो क्लिंग करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा कि जो हीमोडायलिसिस किसके जरिए की जा रही है, ये डायरेक्टली ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पर उसको फिल्टर करने के बाद वापस से रिटर्न किया जा रहा है इनटू द ब्लड, इसीलिए तो इसको हीमो कहा जा रहा है या हीमोडायलिसिस कहा जा रहा है। तो हीम का मतलब ब्लड है। दूसरा डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पेरिटोनियल डायलिसिस आप एक दिन में एक दफ़ा परफॉर्म कर सकते हैं और आप उसको 7 डेज अ वीक कर सकते हैं, और वो घर पे भी उसकी सहूलत मुयस्सर हो सकती है, जबकि हीमोडायलिसिस में ऐसा नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, हीमोडायलिसिस आपको हॉस्पिटल में या उसका जो स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है डायलिसिस यूनिट, वहीं पर ही पॉसिबल है, ये आप घर पे नहीं करवा सकते, बिकॉज एक ट्रेंड स्टाफ ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स, यानी आधा घंटे में पेरिटोनियल डायलिसिस हो जाती है, जबकि जो हीमोडायलिसिस है माय डियर स्टूडेंट्स दैट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे लगते हैं तकरीबन एक दफ़ा डायलिसिस करवाने के लिए, हीमोडायलिसिस करवाने के लिए। और हीमोडायलिसिस माय डियर स्टूडेंट्स आप एक हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा करवा सकते हैं, मतलब कि 4-4 घंटे की 3 हीमोडायलिसिस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, और इसके साथ फिर आपकी जो डाइट है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि पेशेंट को ऐसी डाइट दी जाती है जिसमें कम से कम नाइट्रोजनस वेस्ट बनने का ख़तरा हो, जैसे कि प्रोटीन्स, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट बनने की जो सबसे मेजर जो इंग्रेडिएंट है दैट आर द प्रोटीन्स। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड के अंदर मौजूद होता है अमाइनो ग्रुप, सो दैट इज़ वाई उनकी जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे बनेगा नाइट्रोजनस वेस्ट।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। दो साइंटिस्ट के हवाले से बताता चलूँ जो कि हमारे बुक के अंदर मेंशन भी हैं। एक साइंटिस्ट हैं अबू नसर अल-फ़ाराबी। ये बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट रहे, मुस्लिम साइंटिस्ट रहे। इन्होंने किडनी डिसऑर्डर्स के ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी। और दूसरे साइंटिस्ट हैं अबू अल कासिम अल ज़हरवी। उनको अल्बुकेसिस भी कहा जाता है। ये इस्लाम के बहुत बड़े जीनियस साइंटिस्ट रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने जो सर्जरी के एतबार से, रीनल सर्जरी यानी यूरिनरी सिस्टम की सर्जरीज के हवाले से बहुत काम किया। इन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया लिखा अल तसरीफ, जिसका इंग्लिश में माना है द मेथड। और इस एनसाइक्लोपीडिया में इन्होंने बहुत सारे पर्सनली डिज़ाइंड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके हवाले से लिखा, और उन्होंने खुद से डिज़ाइन भी किए जो कि सर्जरी में इस्तेमाल हो सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स आ जाते हैं उनको सर्जरी के ज़रिए कैसे रिमूव किया जा सकता है, उसके हवाले से बेहतरीन टेक्निक्स भी बताई। आज भी जो वेस्ट है वो इनकी इस बुक से बहुत फ़ायदा हासिल करता है, बहुत ज़्यादा गाइडलाइन लेता है रिगार्डिंग द यूरिनरी सिस्टम सर्जरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज के लेक्चर में जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा दो अहम चीज़ें। नंबर 1 कि हीमोडायलिसिस के अंदर जो आर्टिफिशियल किडनी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और नंबर 2 यहाँ पर जो ब्लड लिया किस ब्लड वेसल से जा रहा है और रिटर्न किस ब्लड वेसल को किया जा रहा है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह से जब तक उस पेशेंट को कहीं से डोनर नहीं मिल जाता किडनी का, तब तक उसके लिए यही एक ऑप्शन बचती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हीमोडायलिसिस जो है वो कितनी क्रिटिकल हो सकती है और कितनी की लाइफ सेविंग हो सकती है उन मरीज़ों के लिए जो रीनल फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, और इसमें किस तरह से डायलाइज़र यानी कि आर्टिफिशियल किडनी ने मदद की उनकी। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोबारा से। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।